गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। आज मैं थोड़ा सा सत्ता की साझेदारी का इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। सत्ता की साझेदारी वह है कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र ही सत्ता की साझेदारी है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के रूप में संभव हो पाता है और सभी भागीदारियों के सलाह के द्वारा देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी के द्वारा सभी के सलाह से कानून बनाते हैं। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका देश की स्थिति को जानेंगे कि वहाँ पे कैसी स्थिति पैदा हो गई कि बाद में वहाँ सत्ता की साझेदारी करना पड़ा, पावर शेयरिंग करना पड़ा। पिछले के क्लास में हम सब ने बेल्जियम देश के बारे में पढ़ा था। वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या थे उसके बारे में जाना और किस तरह लोगों ने अपने पावर को शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और एक नया संविधान बनाकर सभी की हिस्सेदारी उसमें दी और शक्ति का बंटवारा करके अपने समस्याओं का समाधान निकाला। अब हम लोग आगे श्रीलंका देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बेल्जियम के बाद हम श्रीलंका देश पर चर्चा करते हैं कि श्रीलंका में किस तरह सत्ता की साझेदारी के लिए वहाँ पहले सिचुएशन क्या बना था। तो आज हम सबसे पहले श्रीलंका देश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम श्रीलंका के बेसिक जानकारी लेंगे। वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ किस भाषा की प्रधानता थी और वहाँ किस गवर्नमेंट का शासन था। उसके बाद हम सब वहाँ के प्रॉब्लम्स को लेंगे और जानेंगे किस तरह श्रीलंका में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और वहाँ के लोगों ने उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकाला और उस प्रॉब्लम से वहाँ पे क्या रिएक्शन हुई। ये सब बातों पर हम चर्चा आगे करते हैं। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में जानकारी लेते हैं। बेसिक जानकारी, वहाँ की बेसिक जानकारी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली है और वहाँ पर 74% लोग ऐसे हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं और ये 74% लोग बौद्ध धर्म संप्रदाय से आते हैं, जिसकी संख्या श्रीलंका में सबसे अधिक है। उसके बाद है 18% लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं और 18% लोग में 13% लोग जो मूल तमिल हैं और 5% लोग भारतीय तमिल हैं जो भारत से वहाँ जाकर बस गए हैं और 8% ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन भाषा बोलते हैं। अब हम लोग आगे के पॉइंट में देखते हैं क्या
अब आगे एक पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि बहुसंख्यक। अब हम लोग ये तो जान गए हैं कि श्रीलंका में भाषा को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और इससे भी अधिक प्रॉब्लम्स तब आना शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनके लिए ही नियम बनाना शुरू कर दिया। अब ये बहुसंख्यक लोग जो सिंहली भाषा बोलते थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, यानी गवर्नमेंट में, सरकार में सिंहली भाषा बोलने वालों की मेजॉरिटी अधिक थी, जिससे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है इसकी जानकारी हम लोग आगे लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तो पहला समस्या जो उत्पन्न हुई थी 1956 में, एक अधिनियम एक्ट को सरकार के द्वारा पास कर दिया गया जिसमें सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब दूसरा पॉइंट है कि सरकार सिर्फ सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों के पक्ष में ही थी, यानी सरकार जो थी, जो सिंहली भाषा बोलते थे वो उन्हीं लोगों के पक्ष में नियम कानून और सहयोग की बात करती थी। और थर्ड है उन्होंने एक नया संविधान बना दिया जिसमें सिर्फ बौद्धिस्ट लोगों को ही बढ़ावा देने की बात कही गई थी। उन्हीं लोगों को ही सिर्फ सपोर्ट किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को इग्नोर कर दिया, और दूसरे धर्म, इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे धर्म पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और दूसरे भाषा वाले जैसे तमिलियन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब क्या बुरा प्रभाव पड़ा इसकी जानकारी हम आगे। श्रीलंका देश में ये जो उथल पुथल हो रहा था, ये इतनी विरोध हो रहे थे, तो तमिल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम प्रभाव है वो है तमिल लोगों को यह लगने लगा कि उसके बारे में सोचने वाला कोई और नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि उन्हें ये लगने लगा कि सरकार और सभी पार्टियां सभी एक जैसी है। तमिल धर्म और संस्कृति को समझने वाला कोई नहीं है, और सिर्फ यहाँ सिंहली भाषा बोलने वालों को ही श्रीलंका में महत्व दिया जाने लगा है। और तीसरा पॉइंट है कि तीसरा समस्या यह थी कि उन्हें यह भी लगने लगा कि सरकार और संविधान भी उसके मूल अधिकारों जैसे समानता के अधिकार का हनन कर रही है। फंडामेंटल राइट्स का उससे छीना जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तमिलों पर इसका क्या प्रतिक्रिया हुई है और इसकी क्या परिणाम सामने देखना पड़ा। तो पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि तमिलों ने सोचा कि अब हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, इसके लिए हम लोग एक अलग पार्टी बनाना शुरू करेंगे। और उन्होंने मांग रखी कि तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। और दूसरा क्या था, और दूसरी प्रतिक्रिया यह थी कि सरकार के द्वारा तमिलों के जितने भी मांग थे ये सब ठुकरा दी गई, और जो पुराने पॉलिसी नियम कानून थे उसी को सरकार ने कंटिन्यू रखा। और तीसरा पॉइंट है कि तमिलों ने एक अलग देश को बनाने की मांग की जो सिर्फ तमिल के लिए ही हो। और उन्होंने मांग किया कि नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका को काट कर एक अलग देश का निर्माण किया जाना चाहिए। जब तमिलों ने अलग देश की मांग की तो वहाँ पर गृह युद्ध की संभावना होने लगी।
तो 4 पॉइंट है कि गृह युद्ध, सिविल वार, तमिलों की इस मांग को लेकर दोनों समुदाय कम्युनिटी के बीच में जैसे आग लग गई। सिविल वार शुरू हो गया और सिविल वार शुरू होने से हजारों लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग तो देश छोड़कर ही चले गए। और 5वां पॉइंट है कि गृह युद्ध, सिविल वार के कारण श्रीलंका की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति इतनी डैमेज हो गई कि वहाँ का सोशल कल्चर लाइफ भी बर्बाद हो गया। इकोनॉमिक पोजीशन एकदम डैमेज हो गई। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर पावर और शेयरिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों वहाँ पर पावर को शेयर किया गया, सत्ता की साझेदारी की गई और अपनी मुसीबतों का हल ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।